हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। और जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिजनेस स्टडीज़ के प्रैक्टिस के लिए हम एक मिशन पर चल पड़े हैं, जिसके प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 लास्ट के वीडियो मैंने आप सभी को दिया, जिसमें हम सभी ने 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 20 नंबर क्वेश्चन, हमने उन सभी को डिस्कस किया थॉरोली। एंड आज पार्ट 2 है, जिसमें इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 का 21 से लेकर के 24, दैट इज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 3 मार्कर्स, आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं विद द सजेस्टिव आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So let's start with the list of topics that will be covered at the end of today's video। जैसे कि कल भी हमने अपने वीडियोस में देखा था किस किस टॉपिक को हमने कल कवर किया था उन क्वेश्चंस के साथ, तो आज के इन 4-5 क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। एंड इस तरीके से आप देख पाओगे कि जैसे ही हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 ख़त्म होगा तो आप सभी के सामने एक लिस्ट आ चुका होगा उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सब हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक रेज होने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक टेक्निक्स के किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, रादर उन टेक्निक्स से क्या एडवांटेज मिलता है मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में चर्चाएं होनी है। सेकेंड वन इज कैजुअल कॉलर्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के तौर पर कैजुअल कॉलर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इन पर बेस्ड आज क्वेश्चन होंगे। रेस्ट 2 जो एलिमेंट्स हैं उन पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना आप लोग कि एलिमेंट्स 2 ही होते हैं, एलिमेंट 4 होते हैं डायरेक्टिंग के, बट उनमें से जो 2 हैं लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, उस पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस होंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, देन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एंड उनके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब पर तो नहीं, कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल के ऊपर बेस्ड आज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद कवर हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा आप सभी से कि कल और आज और ऐसे ही आने वाले 3-4 पार्ट्स और होंगे प्रैक्टिस पेपर 1 के, सबको मिलाकर आपके पूरे 12 चैप्टर या सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने निकल कर आपके आ जाएंगे। ठीक है नाउ, तो जैसा आप सभी जानते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 क्यों लिखा है, बिकॉज कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लिया था, 20 नंबर तक कर लिया था। और जिस किसी ने आप सभी ने अगर नहीं देखा है उन 20 क्वेश्चंस को, तो पहले पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। सो 21st क्वेश्चन इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। एक स्टेटमेंट है और आपको जस्टिफाई करना है रीज़न के साथ। और स्टेटमेंट है कि टेक्निक जो हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, चाहे वो टाइम स्टडी हो, वर्क स्टडी हो, चाहे वो हमारा मेंटल रिवोल्यूशन हो, है ना, चाहे वो फंक्शनल फोरमैनशिप हो या कोई और भी, तो क्या आप ये एग्री करते हो कि इस टेक्निक्स को जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं इनकी वजह से इंप्रूव होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स? और अगर आप एग्री करते हो तो आपको रीज़न देना है अपने सपोर्ट में। नाउ सजेस्टेड आंसर आप सभी बताना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहली बात कि यस डेफिनेटली हम एग्री करते हैं इस बात से कि टेक्निक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के होते हैं दैट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इट इज़ सिंपली अ सजेस्टेड आंसर। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही लिखें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं, बट दैट शुड बी जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। नाउ अब ये जस्टिफिकेशन हमने लिखा है इस पॉइंट पर कि इट एस्टैब्लिशेस बेटर रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। नाउ अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पॉइंट, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हमने अभी रेज किया है जस्टिफिकेशन के तौर पर, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक टेक्निक से नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी टेक्निक्स हम जानते हैं जो प्रोपाउंड किए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, उन सभी टेक्निक्स का मिला जुला एक कंक्लूजन है कि इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने से जो रिलेशनशिप है बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट वो एक स्वीट रिलेशनशिप या बेटर रिलेशनशिप रहता है।
Second one is profit is increased many times due to effective integration of right man, materials, money and method. जो कि वेरियस हमारे रिसोर्सेस होते हैं, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, वो सभी का प्रॉपर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इफेक्टिव तरीके से करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है. Then the use of standardized raw material, equipment, machines and method produces standard article at minimum possible price. तो ये जो अभी पॉइंट आपने सबने देखा, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल के यूज़ करने से, इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से, मशीनरी को, और साथ साथ मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो यूज़ अगर हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इन सभी से हमारा जो कॉस्ट होता है वो लोअर होता है और मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल प्राइस पर हम प्रोडक्शन अपना कर पाते हैं. then it enables the management to reduce the cost of production and overall इन सब का मतलब अपने आप में आया जहाँ पे आपका एफिशिएंसी आएगा, जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, देन इफेक्टिव एफिशिएंसी आपका लेवल बढ़ जाएगा. तो ये सब कुल मिलाकर ओवरऑल आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस करेगा ही करेगा. एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो देखिए 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट भी और आपके जस्टिफिकेशन को भी. तो ये सजेस्टेड 5 पॉइंट्स हैं आपके सामने. जरूरी नहीं कि सब लिखने हैं आपको, बट जो लिखो आप मार्क के अकॉर्डिंग लिखो, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखो, बट टू द पॉइंट लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. अ कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी. तो कंपनी ने, किसी कंपनी ने एट रैंडम, कोई भी कंपनी मान लेते हैं, उसने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, फिर भी उनको एप्लीकेशन मिल जाता है ऑन एंड ऑफ, बाय मींस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. हाउएवर एज एंड व्हेन द वैकेंसी राइजेस द कंपनी मेक यूज ऑफ सच एप्लीकेशन. और जैसे ही कंपनी को जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन वैकेंसीज की भरने की, तो ऐसे केस में इन्हीं एप्लीकेशंस को कंपनियां यूज कर लेती हैं. नेम एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द कंपनी. तो वो कौन सा सोर्स है जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो रहा है और उसको एक्सप्लेन भी करना है. तो ये है आपका कैजुअल कॉलर. ऑलरेडी आपने देखा होगा कि उस लिस्ट में मैंने इसको लिस्ट आउट किया हुआ था, तो आप समझ गए होंगे. आपके उस केस में जो बातें बताई गई हैं वो इनडायरेक्टली कैजुअल कॉलर की मीनिंग में ही आ चुका है. बस अब आपको कैजुअल कॉलर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है. इन केस आप एग्जाम में सिर्फ कैजुअल कॉलर लिख देते हो और एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, बाकी 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के जो होंगे वो नहीं मिल पाएंगे. सो एक्सप्लेनेशन इज मस्ट. तो एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं कि इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच अ लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स इज प्रिपेयर्ड एंड स्क्रीन्ड टू फिल द वैकेंसीज एज देयर अराइजेज फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस केप्ट इन द ऑफिस. तो जो लिस्ट ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस आते हैं ऑन या ऑफ, उनको हम लिस्ट आउट करके स्क्रूटिनाइज करते हैं, स्क्रीन करते हैं, मतलब उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन जॉब सीकर्स को फिर हम इनवाइट करते हैं जॉब के लिए. और दूसरा, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि ऐसे केस में कंपनी को खुद से एडवर्टीजमेंट देना नहीं पड़ता है किसी मीडिया में किसी जगह की वैकेंसीज हैं, तो इससे उनका कॉस्ट सेव हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर ऑप्शन भी मिलने के चांसेस हैं, यानी अल्टरनेट नंबर 1. इज डायरेक्टिंग रिक्विजिट एट प्लानिंग स्टेज. तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्लानिंग के भी स्टेज में डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है. नेम द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन अंडर विच. अब 2 पॉइंट दिए गए और पूछा गया कि उसमें कौन सा एलिमेंट, जो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट यहाँ हाईलाइट किया गया है. फर्स्ट वन इज द मैनेजर शेयर इंफॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. And the second statement is the manager attempts to influence the behavior of people at work toward the realization of specified goal. तो इन 2 स्टेटमेंट से तो आपको रिकॉग्नाइज करना है उन एलिमेंट्स को जो डायरेक्टिंग का है उनसे रिलेटेड, और पहले में पार्ट में आपको ये बताना है कि क्या प्लानिंग के स्टेज में भी आपको डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है. तो आंसर है आपका नो. Directing is not a requisite at planning stage as it is an execution function. तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपसे यस या नो में या ट्रू और फॉल्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में यस, नो या ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट डन एट ऑल. आप सभी कोशिश करिए कि नो या यस जो भी लिखना है या ट्रू या फॉल्स, उसके साथ एक रीज़न भी दीजिए. कोशिश करो आपकी वो रीज़न स्टेटमेंट से मिलता जुलता हो, स्टेटमेंट को कॉपी करता हुआ हो, सो दैट कि आप जस्टिफाई कर सको. और रीज़न का मतलब है कि उस स्टेटमेंट को जोड़ते हुए अपने पॉइंट को रखो कि यस हम क्यों सही इसको मानते हैं, क्यों गलत मानते हैं, अदरवाइज उसके मार्क्स आपको अलॉट नहीं होते हैं. नाउ पहले स्टेटमेंट में कम्युनिकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग डिस्क्राइब हुआ है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट में लीडरशिप को बताया गया है
इन द सेकंड स्टेटमेंट एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। एंड रेस्ट सिर्फ नाम लिख के नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत जरूर देना है उसका, बिकॉज 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप सभी अपने बुक से देख कर लिख सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रखा है। नाउ 23rd का अल्टरनेट नंबर 2 जो कि एज अ चॉइस है हमारे पास, लीडरशिप इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट के तौर पर लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो इन बातों को समझाने के लिए, इनको इफेक्टिव बताने के लिए आपको बताना है कि एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो इट इज़ अ बेसिकली स्ट्रेट क्वेश्चन कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप ही एक्सप्लेन करना है ओवरऑल। तो लीडरशिप इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज, अब वो रीजंस हैं बाय मीन्स उनकी इंपॉर्टेंस है जिनको मैंने कुछ खास बातों को रखा है सामने। लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड मेक देम टू चैनलाइज देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप क्या करता है, लोगों के बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एंड जिससे कि वो अपने एनर्जी को ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए चैनलाइज करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ मूव कराते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स, और इसीलिए कहते हैं कि सारी क्रेडिट सक्सेस का लीडर को जाता है, क्योंकि लीडर उनको मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, सो दैट कि वो एक जो टारगेट है उसको अचीव कर सके बेस्ट वे में। सेकेंड इज अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प्स फॉलोअर्स इन fulfilling their needs. He provide needed confidence, support and encouragement. And always हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो सभी को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंकरेजमेंट करता रहता है, सपोर्ट करता है उनके एडवर्स सिचुएशंस में, और साथ ही साथ उनसे पर्सनल रिलेशंस बना के रखता है, जिससे कि उनके फॉलोअर्स जो होते हैं वो उनकी नीड्स पूरी हो सके। देन नेक्स्ट इज लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, एंड वेरी ऑफन इट इज ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्कर्स सबऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज अपोज दैट पर्टिकुलर चेंज। तो ऐसे केस में उनके अपोज जो हो रहे होते हैं, वो उनके खिलाफ जो बोल रहे होते हैं, नहीं चाहते हैं अडाप्ट करना उन चेंजेस को, उसको अडाप्टेबल बनाने के लिए लीडर का एक बिहेवियर बहुत ही की रोल प्ले करता है। वो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, encourage करता है, सो दैट कि वो उस चेंज को अडॉप्ट करें। लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट। अ गुड लीडर ऑलवेज बिल्ड अप हिज सक्सेसर एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। तो एक लीडर वो नहीं है जो लीडरशिप करता है, लीडरशिप तो वो करेंगे ही करेंगे जो लीडर है, बल्कि वो अपने साथ साथ ये भी देखे कि फ्यूचर में मैं लीडर नहीं रहूंगा तो मेरे एब्सेंस में कौन लीडरशिप कर सकता है। तो अपने पैरेलल एक बिल्डर बिल्ड करता है वो सक्सेसर, अपने आने वाले नेक्स्ट टाइम में लीडर कौन होगा, और साथ साथ स्मूथ सक्सेशन ऑफ द प्रोसेस भी वो कोशिश करता है मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे लीडरशिप की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होते हैं, एंड अगेन मैंने कहा सजेस्टेड आंसर्स हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो हेडिंग प्रोवाइड करके। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्कर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें भी 2 अल्टरनेट हैं। What is meant by financial market? Very direct question and explain in 2 functions of financial market. तो as you all know कि आपके बिजनेस स्टडीज़ में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ हैं, देन उसके बाद आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए बहुत ईजी पड़ता है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं, उनको याद करने हैं, सो दैट कि डायरेक्ट आए तो आपको हेडिंग्स वगैरह याद रहे, आप लिख सको। तो ये रहा आपका आंसर। फाइनेंशियल मार्केट की कॉन्सेप्ट या मीनिंग की बात करते हैं कि इट इज़ अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड द बोरोवर्स। तो जो 2 इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के, एक सेवर्स यानी हम सभी लोग, और एक बोरोवर्स हम में से कोई या कंपनीज वगैरह। तो इन दोनों के बीच में लिंक है फाइनेंशियल मार्केट, एंड दिस मार्केट ट्रांसफर मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, नॉट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट बट एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है। जैसे कि मैं आप सभी को ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ घर बैठे, और आप अपने घर बैठकर मेरे इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं। तो जो आप लर्नर हो, जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, हम दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है यूट्यूब, है ना। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी एक लिंक है, एक ब्रिज है, किसके बीच में, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। वो जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ इन नीड ऑफ द मनी, वो उसको बोरो कर लेते हैं उनसे जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है, जिनको उनकी फिलहाल ज़रूरत नहीं होती है। और जो फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के वो क्या हैं, तो वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो
जितने भी सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना और चैनलाइज करना उनको सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव यूजेस के लिए। देन फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, देन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। एसेट्स अदर चीज़ें हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब आपके सिक्योरिटीज़, आपके बॉन्ड्स वगैरह वगैरह जिसमें आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लिक्विडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट बाय मीन्स कन्वर्जन टू कैश। देन नेक्स्ट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आपके जो ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर के होता है उसके कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट अल्टरनेट आपके क्वेश्चन नंबर 24 का है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब दो अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो आप सभी जानते हो फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, मनी मार्केट एंड आपका आ गया दूसरा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए होता है, उनके अंदर है कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो लेट अस डिस्कस कॉल मनी। इन शॉर्ट जो बेसिक मीनिंग है वो सब आपके सामने है। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। आप सभी को बताना चाहूँगा जितने भी ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स उनके कुछ मेच्योरिटी पीरियड्स दिए गए हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन इट इज़ प्राइमरली यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस, जिसको कि हम बेहतर नाम जानते हैं CRR, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो इसको, कैश रिजर्व रेशियो, एज स्टिपुलेटेड बाय RBI। तो RBI टाइम टू टाइम CRR का रेट बदलती रहती है, एक फिक्स करती है, उसी को मेंटेन करने के लिए कमर्शियल बैंक इसका यूज़ करते हैं और इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है जिसका मेच्योरिटी टाइम 1 दिन से लेकर 15 डेज के बीच में होता है। ठीक है। देन ट्रेजरी बिल। Treasury bills are issued by the Reserve Bank of India on behalf of the Government of India as a short term liability। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मनी मार्केट का मतलब ये कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, एंड सोल्ड टू द बैंक्स एंड टू द पब्लिक। तो कुल मिलाकर के RBI इसको इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, किसको, तो बैंक्स को एंड जनरल पब्लिक को। द इशू पीरियड रेंज फ्रॉम 14 days to 364 days। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है आपका, किसी को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। तो आपको डिस्काउंट पर इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 का है तो 90 पर इशू हुआ एग्जांपल, ठीक है, और आपको जब पेमेंट करेंगे तो वापस 100 रुपये देंगे, तो दैट मीन्स आपको उस 10 रुपये का फायदा होगा। तो ये थे आज के वीडियो में 3 मार्कर्स, जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं दैट इज फ्रॉम 21 to 24, उन सभी को चॉइस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे जो कि पार्ट 3 होगा प्रैक्टिस पेपर 1 का, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 4 मार्कर्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।